हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका एक और प्लेसेस इन न्यूज़ के सेशन में। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से हम डिस्कशन कर नहीं पाए। पर आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम पिछले 10 दिन की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को साथ साथ ही रिवाइज कर लेंगे। उन लोकेशंस को आप पहचान पाएंगे, उनको मार्क कर पाएंगे और आपको करना क्या है, अपने एटलस या फिर एक मैप पे उन्हें आराम से मार्क कर लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आजकल यूएई बार बार चर्चा में है, तो आपको मुझे बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया ट्रेड रिलेशन विद यूएई। यूएई को लेकर क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है। यूएई इज द ओनली कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड अ सीईपीए। यूएई इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। रुपे कार्ड इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन द यूएई। अब इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, क्या ऑप्शन है। हम जब वीडियो खत्म करेंगे दोबारा यहाँ एक बार लौट के आएंगे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव अ कोस्ट लाइन बॉर्डरिंग द अरेबियन सी। अब ध्यान रखिए अरेबियन सी कहां पर है, उसके साथ बॉर्डर में से किस देश का नहीं लग रहा है। ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। अब ये नाम सुनते ही आपको पहले ध्यान आना चाहिए देश सिचुएटेड कहां पर है। जैसे आपको इंडिया तो इजीली याद रहेगा ही रहेगा, इधर पता है, इधर पाकिस्तान आ गया, उसके बाद में ईरान आ गया, फिर इराक आ गया। इस तरह से इन सभी रीजन्स में जो जो कंट्रीज हैं, क्या वो आप इमेजिन कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि अरेबियन सी के आसपास किस किस की बाउंड्री है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तब तक इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, दोबारा इस पर वापस आएंगे। तो पहली चीज जो है वो है न्यूज में अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के आसपास जो देश है हमें पहले वो पता होना चाहिए। अब देखिए अरेबियन सी कहां पर है। अरेबियन सी इंडियन ओशन में ही लोकेटेड है। अब अरेबियन सी को अगर आप देखें तो अरेबियन सी आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि यहाँ विवाद भी उतने सारे हैं। खासतौर पे अरेबियन सी में दो इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है, एक तो पर्शियन गल्फ और दूसरा रेड सी। ये दो नाम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए भाई, कहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी है, क्या चोक पॉइंट है। अगर आपको पर्शियन गल्फ जाना है तो आप भारत से निकलोगे, अरेबियन सी को पार करोगे, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, इसमें एंटर करोगे। ये जगह जो है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसको बड़ी आसानी के साथ दबाया जा सकता है, रुका जा सकता है, जिससे कि यहाँ की ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाएगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहाँ पर है, वो है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में, और यहां पर अरेबियन सी है। अगला पॉइंट नीचे की तरफ आए तो यहां आपको दिख रहा है सोकोत्रा के आइलैंड। सोकोत्रा इज पार्ट ऑफ यमन इटसेल्फ। ठीक है, यहां जो आप देख रहे हो ये है गल्फ ऑफ एदन। गल्फ ऑफ एदन, और एदन के गल्फ के बाद आप जहां इस चोक पॉइंट पे पहुंचते हो स्ट्रेट को, इसका नाम है बाब अल मंदेब। इसको हम बार बार पढ़ते आए हैं, अभी तक तो आपको रट्टा चला गया होगा दिमाग में कि अच्छा ये जगह कौन कौन सी है। फिर आप घुसते हैं रेड सी में, रेड सी को पार करोगे, यहां पर आपको दिख रहा है गल्फ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, दूसरी तरफ आपको दिखेगा गल्फ ऑफ स्वेज, और उसके आगे है मेडिटेरेनियन सी। अब अगर आप गौर से देखिए अरेबियन सी में, तो यहां पर किस देश की बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान की, ईरान की, इन सब की बाउंड्री लगती है। लेकिन सऊदी अरेबिया का एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री इधर रेड सी और पर्शियन गल्फ से लगती जरूर है, लेकिन कहीं भी अरेबियन सी के साथ इसकी बाउंड्री डायरेक्टली नहीं टच हो रही है। तो अरेबियन सी के आसपास जो देश की बाउंड्री नहीं लगती है वो है सऊदी अरेबिया। तो वो नाम काफ़ी ईजी है वहाँ से याद करना। अब इसी से जुड़ा हुआ जो मामला है वो ये है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ गल्फ है, तो गल्फ को याद रखिए। एक तो यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, या आपको पता है गल्फ ऑफ ओमान है, या गल्फ ऑफ एदन है। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके। अच्छा, ये सारी गल्फ है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, नीचे बाबल मंदेब था। तो ये सारे के सारे नाम याद रखिए ताकि कोई लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो उसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। तो अरेबियन सी के आसपास कितने गल्फ हैं उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। गल्फ आपको याद रहेंगे तो उनकी लोकेशंस को पहचानना, किन के साथ बाउंड्री टच हो रही है ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता होना चाहिए। अब अरेबियन सी न्यूज में क्यों था, क्योंकि अरेबियन सी में एक बॉइलिंग फिनोमेना हुआ। बॉइलिंग फिनोमेना क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह देखा गया जहाँ सी वाटर उबल सा रहा था। गुजरात की कोस्ट के पास इस इलाके में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखा गया कि अरेबियन सी के आसपास पानी थोड़ा सा उबल रहा था। तो अजीब सा जोग्राफिकल फेनोमेना है। ये क्या था, यहाँ वाटर दिखाता है कि वाटर में बबल निकल रहे थे, बुलबुले। ये दिखा रहा है कि सरफेस के आसपास बॉयल होता हुआ वाटर, ये क्यों हो रहा है, समुद्र में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे वजह कुछ बताई गई है। मे बी उस इलाके में गैस की सीपेज हो रखी है, गैस की सीपेज की वजह से जो गैस निकली बाहर उससे पानी उबला और उन बुलबुले फूटे, जिसकी वजह से हमें ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। ये बताता है कि शायद मिथेन निकल रही हो, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी कोई हुई हो, जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से रिजेस में कुछ बदलाव हुए हों, या फिर ऐसे भी रीज़न हो सकते हैं कि कोई अंडर सी इंडस्ट्रियल पाइपलाइन गुजर रही है, उस पाइपलाइन की वजह से वहाँ पर शिपिंग की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो, जिसके कारण वहाँ ऐसा कुछ रिसाव हुआ हो, जिसकी वजह से पानी उबल रहा हो। ये कारण कहे जा रहे हैं। लेकिन इस
चीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रूर कोई डिज़ास्टर होने की संभावना हो सकती है। इससे यहाँ का ट्रेड रूट तबाह हो सकता है, शिप्स को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ पूरी जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो इस इलाके की है वो तबाह हो सकती है। इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि इस सी वाटर फेनोमेना का हमें समझना बहुत ज़रूरी था कि क्यों है और कहाँ है। तो ये है अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी के आसपास के देशों के नाम, अरेबियन सी कहाँ लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आप पता लगे गया होगा आपको। और ये बॉइलिंग वाटर फेनोमेना कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात के कोस्ट के पास। रीज़न क्या हो सकता है हमने देख लिया, शायद टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जिसकी वजह से कुछ अंदर से वॉल्केनो शिफ्ट हुआ हो, या फिर सीपेज हो, या फिर कोई गैस या पाइपलाइन का कोई दबाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये बॉइलिंग वाटर सी फिनोमेना है। लेकिन अगला पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट है वो है अरेबियन सी का रोल क्या है। अरेबियन सी असल में एक ऐसी जगह लोकेटेड है जो कि यूरोप को, वेस्ट एशिया को, अफ्रीका को और साउथ एशिया को जोड़ रही है। बॉर्डर में देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन और सोमालिया इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। दो इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब, जो रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा, वो हमें पता होने चाहिए, जो हमने मैप पे ऑलरेडी लोकेट कर लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए अरेबियन सी कहाँ लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है, कौन कौन से पॉइंट्स किसको किससे जोड़ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया अब तो हो ही चुका है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो अगेन न्यूज़ में था, वो था हुगली रिवर। अब हुगली क्या है? हुगली क्या गंगा की ट्रिब्यूटरी है? नहीं, हुगली बिल्कुल भी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हुगली को लेकर न्यूज़ ये है कि हुगली में असल में हुगली वो रिवर है जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ये बनती कहाँ से है? जो नवद्वीप है वहाँ से, जहाँ भगीरथी और जलांगी रिवर मिलती है। ठीक है, और ये फरक्का से फिर डाइवर्ट करती है। उसके बाद ये आपका हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, साउथ परगना तक जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अब ये एक ट्राइडल रिवर है, लेकिन न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अक्सर फरक्का बराज के आसपास जो पानी की मूवमेंट है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गंगा वाटर एग्रीमेंट हो रखी है, वाटर ट्रीटी हो रखी है। 2026 में ही वो गंगा वाटर ट्रीटी अब एक्सपायर होगी, उसके ऊपर दोबारा नेगोशिएशन होगी। हमने 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर डिस्कशन किया था, जहाँ डिटेल में हमने जाना था कि क्यों गंगा वाटर ट्रीटी को री इवेल्युएट किया जा रहा है। तो उसका रिवोल्यूशन होगा, चीज़ें बदली जाएंगी, वाटर ट्रीटी को लेकर दोबारा एग्रीमेंट होगा। तो उन चक्करों में जगह न्यूज़ में थी। पर यहाँ जो हुगली की बात है, तो हुगली को लेकर ध्यान रखिए कहाँ पर लोकेटेड है ये, किस जगह, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन तो आप इजीली याद कर पाएंगे, भगीरथी। और आपको पता है किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो भगीरथी के साथ कौन सी रिवर? जलांगी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, जो नवाद्वीप का इलाका है या नवद्वीप जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये फॉर्म होती है। तो ये तो आपको याद रहेगा कहाँ पर लोकेटेड है, किस रिवर से जुड़ी हुई है, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद एक अगला टॉपिक जो थोड़ा रेलेवेंट है वो है अभी हाल में हो रहा गाज़ा का पीस अकॉर्ड और गाज़ा के ऊपर होने वाले पीस प्लान की डिस्कशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को इनविटेशन भेजा, भारत को भी गाज़ा पीस प्लान में जुड़ने का इनविटेशन दिया गया था। भारत ने हालांकि मानने से मना कर दिया। कौन माना? पाकिस्तान मान गया, इजराइल मान गया, कुछ इधर उधर के देश मान गए। इंडिया के नहीं मानने की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है यहाँ की पीस को देखते हुए, और इंडिया एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे रखना चाहता है। तो पहली चीज़ आपको पता रहे गाज़ा कहाँ सिचुएटेड है। अगेन इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, बारंबार, एक बार फिर देख लेते हैं। इसराइल के इस कोने में गाज़ा की स्ट्रिप है, यहाँ गाज़ा है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है। असल में डिमांड थी कि यहाँ से यहाँ तक जो देश है, ये देश बनेंगे और ये देश कहलाएंगे पैलेस्टाइन, और बाकी ब्लू वाला एरिया बनेगा इसराइल। 2 स्टेट सॉल्यूशन में इसकी ही बात की जाती है। हालांकि इसराइल के साथ अरबों ने युद्ध लड़ा, अरब हारते चले गए, इसराइल जीतता चला गया, और आखिरकार ये पैलेस्टाइन का इलाका और छोटा होता चला गया। और अभी जो आपको ये वेस्ट बैंक का इलाका दिख रहा है, इस पर इनडायरेक्टली कंट्रोल इसराइल का ही है। यहाँ पर फाता की सरकार है। फाता की सरकार जो है वो सरकार केवल ऑटोनॉमी है उसके पास, कि वहाँ की रूलरशिप वो देख रही है, लेकिन वो भी बहुत कम इलाके में। यहाँ के कुछ इलाकों पर ही इनके पास पूरा एक छत्र राज है कि जहाँ पर वो अपनी तरह से गवर्नेंस कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस और आर्मी कभी भी घुस सकती है इसराइल की यहाँ, क्योंकि असल में इसराइल का ही कंट्रोल यहाँ पर है। जबकि दूसरी तरफ जो आपको ये दिख रहा है, ये है गाज़ा। गाज़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पूरी तरह से फतह का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर हमास का कंट्रोल है। हमास के कंट्रोल की वजह से यहाँ किसी भी तरह की मूवमेंट अगर होती है, अगर इसराइल की तरफ से, तो वो हमास उसे रोक सकता है। और हमास लगातार इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई चलिए हम गाज़ा के ऊपर एक बैठक करेंगे, गाज़ा में पीस लेके आएंगे। लेकिन वो होता दिख नहीं रहा, क्योंकि गाज़ा पीस प्लान भी जो आया उसको लेकर भी काफ़ी गतिरोध कई जगह देखने को मिल रहा है। गाज़ा के आसपास जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, यहाँ जो बाउंड्री लाइन है इजिप्ट और गाज़ा के बीच में से, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिलाडेल्फी लाइन। फिलाडेल्फी 2 इसमें एंट्री पॉइंट मेजर जो न्यूज़ में थे, कौन कौन से थे मुझे बताइए आप।
एक तो एरेस क्रॉसिंग और एक राफा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग है जिससे कि आप गाजा में एंटर कर सकते हो, राफा और एरेस। राफा इस तरफ है और एरेस उस तरफ है। तो इस तरह के जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे वो आपको याद होने ही चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपसे पूछा जाए गाजा से जुड़ा हुआ एक पॉइंट कि गाजा के आसपास कौन सी क्रॉसिंग है, तो राफा और एरेस, ये आपको याद रहेगा। जो मेन बाउंड्री लाइन जिसकी लोकेशन की मैंने बात की वो कौन सी है, कौन सा कॉरिडोर है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है। गाजा के आसपास और क्या महत्वपूर्ण शहर है, तो गाजा सिटी हो गया। ये सब नाम थोड़े आप याद रखिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत इसमें ना हो, हालांकि बार बार रिपीट होता ही होता है ये टॉपिक। तो एक चीज़ और, जब गाजा स्ट्रिप की बात करें तो उसके आसपास कौन से देश हैं, नॉर्थ और ईस्ट में इसराइल है, एक तरफ इजिप्ट है जहाँ पर राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है जो आपको दिख रहा है यहाँ। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी, इधर आपका राफा क्रॉसिंग, ये यहाँ से एरेस क्रॉसिंग है, और इधर से भी इसराइल है। दो तरफ इसराइल, एक तरफ इजिप्ट, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी। तो जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है हमने देख लिए। प्रपोजल क्या है डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई हम यहाँ पर एक बोर्ड बनाएंगे, जो चेयरमैन है उनके पास वीटो पावर है कि भाई वो किस तरह का यहाँ पर सिस्टम चाहते हैं। वो कोशिश है कि अब इजराइल और गाजा के बीच में थोड़ा हिंसा कम हुई है, तो हम एक पीस बोर्ड बनाकर इस पीस बोर्ड के तहत यहाँ पर शांति स्थापित करेंगे। लेकिन इस पीस बोर्ड के अंदर भी जो नियम है वो कुछ ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो किसी भी बात को वो वीटो कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वो जो चाहते हैं वही होगा। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है कि वो क्या चाहेंगे और क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए भारत ने भी अभी तक इन्विटेशन को लेकर कोई चीज़ें क्लियर नहीं की है। वो दर्शाता है यहाँ पर एक रवैया भारत का जो अमेरिका के साथ अलग होता दिख रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अगला टॉपिक, फिर वही बात आती है यूएई की, आबू धाबी। आबू धाबी यूएई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। इंडिया के साथ डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी यूएई ने हाल में की है। तो सबसे बड़े शहरों में से एक आबू धाबी है। तो वहाँ पे कौन से मेजर उनके एमिराट्स हैं वो ध्यान देना चाहिए आपको, तो वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। और यूएई के साथ लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी डायमेंशन में भी हम इनके साथ और कोलैबोरेट करें। कहा यह जा रहा है कि जहाँ एक तरफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ और शायद अब उसकी तरफ टर्की भी बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कहाँ इंडिया यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट तो नहीं कर रहा। अब बातें इसलिए है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि इसके बारे में भी एक बार हमने पढ़ाई करी है कि असल में अफ्रीका का जो रीजन है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, अब देखोगे यहाँ इस इलाके में सोमालिया और सूडान के आसपास, इन दो जगहों पर, यहाँ सोमालिया और इधर सूडान की तरफ जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट है। और इवन जो हुती रिबेल्स हैं यमन में, ठीक है, जो आप मैप देखते हो, अगर एक बेसिक सा मैं मैप आपको ड्रॉ ही करके दिखाऊं कि भाई क्या चल रहा है ताकि आप समझो, तो अगर आप एक ऐसा नॉर्मल मैप ड्रॉ करते हो अफ्रीका का, और यहाँ पर आप मैप ड्रॉ करते हो इस तरह से, सॉरी, यमन वाला एशिया और रेड सी के पास का जो इलाका है वहाँ का, तो आपको दिखेगा क्लियरली कि रेड सी आ गया और ये आपका सऊदी अरब वाला इलाका। अब यहाँ है यमन, ये हिस्सा है यमन का। यमन में असल में दो जगह, दो ग्रुप में भी बंटवारा हुआ पड़ा है। आमतौर पे यमन में युद्ध होता था हुती, जिसको ईरान सपोर्ट करता था, वर्सेस जो वहाँ की सरकार थी, हादी की सरकार, जिसको कि सऊदी अरेबिया और यूएई सपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो सऊदी अरेबिया और यूएई वाला ग्रुप था उनमें भी बंटवारा हो चुका है। वहाँ पर एसटीसी और दो ग्रुप अलग अलग बन गए हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी सऊदी अरेबिया और यूएई के भी आमने सामने हैं। दूसरी तरफ सूडान में भी यहाँ ये लोग आमने सामने हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अब सीधा सीधा सोमालिया, सूडान में यूएई और सऊदी अरेबिया भी इनडायरेक्टली आमने सामने हैं। तो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के करीब जाना दर्शाता है कि कैसे वो सऊदी अरेबिया चाहता है कि अपनी जो मिलिट्री है उसको सो स्ट्रॉन्ग कर ले कि कहीं यूएई से भी उसका कुछ अभी हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा। तो यूएई भी चाहता है एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस पार्टनर, तो मे बी उसके स्तर पर भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनता दिख रहा है। तो ये यूएई की कहानी है, जहां यूएई अब शायद यूएई और सऊदी अरेबिया की जो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर सी अब थोड़ी बहुत शुरू होती दिख रही है दो तीन जगहों पर। कहाँ कहाँ पर, तो यमन में और सूडान में, जिसके कारण यहाँ पर जो अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप है इनके बीच में झगड़ा हो रखा है। एक मिलिटेंट ग्रुप को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को यूएई सपोर्ट करता है। और इनके विवादों के कारण ही शायद अब भारत और यूएई भी एक तरफ थोड़े से करीब आते दिख रहे हैं। और यूएई भारत का हमेशा एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, इतना बड़ा पार्टनर रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा ट्रेड करने का हमेशा पक्षधर यूएई रहा है। हमारे व्यापार सऊदी अरेबिया के साथ जहां 40 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास रहते हैं, वहीं यूएई के साथ तो हमारा 100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार अक्सर ही रहता है। हमेशा यूएई भारत के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में से एक रहता है।
और अभी तो इन लोगों ने ये भी बात की है कि हमारे बीच में कि हम इनके साथ अपनी ट्रेड डील को दुगना करेंगे, ट्रेड को 2032 तक 200 बिलियन ट्रेड पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। इनके साथ हमारा CPA 2022 में ही हो चुका है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस इनके साथ हमारी है। और इवन UAE ने भी भारत में लगभग 75 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया हुआ है अगले 10 सालों में। 3 बिलियन की एग्रीमेंट हाल ही में इनकी गैस की डील को हुई है। सबसे बड़ा इंडिया का LNG कस्टमर UAE का इंडिया ही है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया को भेजते हैं सबसे ज़्यादा वो। इसके अलावा सिविल और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारे साथ लगातार कोलैबोरेट करने की UAE की प्लानिंग है। तो इसलिए वो दोनों ही देश काफ़ी करीब है कई मायनों में, जो इनके करीब होने को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भी UAE थोड़ा भारत के करीब आता सा दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 अमीरात हैं ऑब्वियसली जो आपको दिख रहे हैं, शारजा हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, फुजियारा हो, रस अल खनम हो। तो ये तरह की महत्वपूर्ण जो लोकेशन है इनको याद रखिए कहाँ कहाँ पर क्या है और क्यों भारत के लिए सऊदी अरब के मुकाबले UAE भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता दिख रहा है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, UAE एक ऐसा देश है जिसने अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर लिया। ये केवल तेल पर निर्भर नहीं है, अब ये एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज, इन सब पर निर्भर करता है, टूरिज्म पर। सऊदी अरबिया भी कुछ इस तरह ही अपनी इकोनॉमी को रीशेप करना चाहता है, क्योंकि तेल धीरे धीरे तेल का वर्चस्व कम हो रहा है। और जैसे जैसे तेल का वर्चस्व कम होता चला जाएगा तो सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, और इसलिए अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं वो। तो यहाँ भी भारत के पास मौका है, इन दोनों देशों को बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, और भारत उसके लिए बहुत अच्छा मार्केट है, विकल्प है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ हो रही है, इसका फ़ायदा UAE हो या सऊदी अरबिया हो जम के उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई है, ये बोला है कि हम लोग काउंटर टेररिज्म पर भी साथ में कोलैबोरेट करेंगे, सुपर कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। गुजरात के धौलेरा में UAE ने बोला कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इन्वेस्ट करेंगे। गिफ्ट सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की बात है, जहाँ DP वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक दोनों मिलकर काम करेंगे, जो कि UAE की 2 बड़ी कंपनियां हैं, जिससे कि यहाँ पर और फाइनेंस बढ़ेगा। तो वो दर्शाता है कि कैसे UAE का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और इलाका जो न्यूज़ में है वो है अरब लीग, क्योंकि हाल में ही 10 साल बाद शायद इंडिया की अरब लीग के साथ एक मीटिंग तय हुई है। तो पहली बात ये समझिए कि अरब लीग है क्या। अब अरब लीग में कितने मेंबर्स हैं? अरब लीग में असल में अभी वर्तमान में 22 मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे अरब लीग के। अरब लीग बना किस लिए था? देखिए, असल में अरब लीग बना इसलिए था कि अरब के देश जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सब में ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। तो ये विचार किया गया क्यों ना जो अरबिक कंट्रीज हैं आपस में आकर एक प्लेटफॉर्म बनाए, जिस प्लेटफॉर्म से इनके बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रेजोल्यूशन हो पाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अरब लीग को बनाने की बात की गई। अरब लीग के अंदर इनिशियली जो 7 देश थे जिन्होंने इसको शुरू किया था, उसमें इजिप्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यमन और ट्रांस जॉर्डन जैसे 7 देश हुआ करते थे। हालांकि ट्रांस जॉर्डन तो बदल चुका, लेकिन 7 देशों ने शुरू किया, जिसके 22 मेंबर हैं। और इनका उद्देश्य था कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से अरब के देशों की एक मिलिट्री अलायंस एक तरह से हो जाए। और एक और बात ये कही जा रही थी कि शायद पैलेस्टाइन का जो मुद्दा था उस पर भी ये सब करीब आना चाहते थे। इनको लगा कि भाई देखो, इसराइल यहाँ पर पावरफुल होता जा रहा है, इसराइल बना, और जो इनकी डिमांड थी पैलेस्टाइन की स्टेट की वो कमज़ोर होती पड़ जा रही है। तो क्यों ना हम इन पर साथ में कोलैबोरेट करें और इसकी किसी भी कोशिश को हम नाकाम करें, जो इस तरह की कोई कोशिश हो रही है जहां इसराइल पावरफुल बन जाए, इसराइल जैसा स्टेट बन जाए। लेकिन अरब लीग बनने के बाद भी आपसी विवाद, अब देखो यहाँ पर इजिप्ट है, इराक है, सऊदी अरेबिया थी, इन तीनों में खुद ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उस टाइम इजिप्ट एक बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पर हुआ करता था। इनके आपसी विरोध की वजह से अरब लीग कभी उतनी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। एज ए लीग ये नाम मात्र की रही। ये लोग देश तो कई सारे साथ साथ आ गए, पर इन्होंने काम कुछ नहीं साथ में किया। सीरिया का झगड़ा सऊदी अरब के साथ है, इराक का झगड़ा सीरिया के साथ था, इजिप्ट का झगड़ा इन सब के साथ था, यमन में ईरान और सऊदी अरबिया का कॉन्फ्लिक्ट अलग सालों तक चला, जॉर्डन इसराइल के करीब हो गया। तो इस तरह से इन इलाकों में बाद में इजिप्ट ने भी इसराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज कर लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो कोशिश की गई थी अरब लीग की वो सफल नहीं हो सकी। मुख्य रूप से इनका प्रयास था कि हम जैसा नेटो टाइप कुछ एक मिलिट्री ग्रुप बना लें, एक पर हमला सब पर हमले की तरह देखा जाएगा, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेंगे, कोई विवाद आपस में ना हो। तो अरब लीग बना था और कोशिश की गई थी कि इंटीग्रेटेड अरब पॉलिटी बने। इंटीग्रेटेड अरब पॉलिटी मतलब अरब के विवादों पर हम एक साथ रहेंगे, और कोई भी अगर अरब
का मुद्दा आएगा तो उस पर खुल के समर्थन में सबके साथ बात हो पाए। तो क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है? बिल्कुल नहीं। आपको दिख रहा होगा ईरान के बाद से नहीं, ईरान भी पर्शियन कल्चर है, पाकिस्तान तो इंडियन कल्चर हो गया। यह है इराक। फिर आपको दिख रहा है यहाँ कौन सा देश है, यहाँ ऊपर सीरिया, यहाँ आपको दिख रहा है लेबनान। ये कौन सा देश है? इराक के बाद जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, सोमालिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये पूरा असल में मीना मिडल ईस्ट की कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीका की वो सारी इसकी पार्ट है। चाहे इजिप्ट की बात करो आप, चाहे आप मोरक्को की बात करो, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है। जहाँ पर सूडान भी आप देख लो, वो भी इसका पार्ट है। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पर इसकी पार्ट दिखाई देती हैं जो कि प्राइमरली अरब कल्चर को फॉलो करती है। तो इंडिया के साथ 10 साल बाद दोबारा समिट होने वाली है, तो इसके बारे में डिटेल आएगी तो और इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है शिवलिच। शिवलिच में फिर एक बार एक विस्फोट हुआ। आप देखिए ऐसा इलाका है जो बार बार न्यूज़ में रहता है। शिवलिक, शिवलिक कहाँ पर है? तो शिवलिक असल में एक इलाका है जहाँ बार बार विस्फोट होता है, वॉल्केनिक विस्फोट। ये जगह कौन सी है? जगह है असल में रशिया की कमचटका पेनिनसुला। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो जापान के ऊपर आपको एक टुकड़ा गिरा हुआ दिखता है रशिया का, बिल्कुल लटका हुआ कुरिल आइलैंड के ऊपर। इसी का नाम है कमचटका पेनिनसुला। इसी कमचटका पेनिनसुला में आपको शिवलिच का इलाका है जहाँ जमकर आपको वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। इसीलिए शिवलिक अक्सर न्यूज़ में, शिवलिच मतलब कहाँ पर है लोकेटेड? इट्स इन कमचटका पेनिनसुला। कमचटका कहाँ पर है? कमचटका पेनिनसुला इज इन रशिया। तो ध्यान रखिएगा कौन सा रशिया, तो जस्ट जापान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कमचटका पेनिनसुला कहलाता है। तो उसका नाम याद रखिएगा ज़रूर, बहुत न्यूज़ में रहता है बार बार ये, तो इसको ध्यान रखिए कहाँ पर है शिवलिच। इट्स इन रशिया। वर्ल्ड मैप पे देखिए ये रहा जापान, जापान के ऊपर और रशिया और जापान के बीच में यहाँ विवाद है। इसका नाम है कुरिल आइलैंड्स, जो कि जापान का कहना है कि हमारा है, लेकिन इसके ऊपर गलत इलीगल तरीके से रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो कुरिल आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ रशिया, कंट्रोल बाय रशिया। क्लेम है जापान का कि हमारा है। उस कुरिल आइलैंड के ऊपर आप जाते हो तो आपको दिखता है कमचटका पेनिनसुला, और वहीं पर दुनिया के 29 एक्टिव वॉल्केनो है, बहुत बड़े बड़े, जिनमें से एक शिवलिच का रीजन है जहाँ पर खूब सारे विस्फोट ऐसे होते रहते हैं। फिर उश्कोविल का वॉल्केनो है, ढेर सारे वॉल्केनो यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं, पर ये वाला बार बार न्यूज़ में रहता है। तो शिवलिच की बात जब आए तो कहाँ पर है? इट्स इन रशिया। किस पेनिनसुला में? कमचटका पेनिनसुला में। कहाँ पर है कमचटका? जापान के ठीक ऊपर रशिया का जो एक पेनिनसुला है, बाहर हाथी की सूंड की तरह गिरा रहता है वो, दैट इज द कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, आई होप याद रहेगा। याद करने का एक और तरीका कि उसी के ठीक नीचे कुरिल आइलैंड है, जिस पर जापान और रशिया का विवाद भी है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहा है रोजावा के बारे में। रोजावा कहाँ है? रोजावा असल में वो इलाका है जो लगातार अभी न्यूज़ में बना हुआ है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है सीरिया में। तो रोजावा का रीजन कहाँ है? सीरिया में। असल में सीरिया और टर्की की जो बाउंड्री है वहाँ पर स्थित एक इलाका है, उसका नाम है रोजावा। रोजावा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखिए सीरिया में पहले थी असद की सरकार। जब सीरिया में असद की सरकार थी, उस समय में असद की सरकार ने 2012 में सीरिया का एक हिस्सा जो है, उस हिस्से में जहाँ पर कुर्दों का बहुत सारा कंट्रोल है, कुर्दों को ऑटोनॉमी दे दी कि भाई ठीक है तुम अपना हिसाब देख लो, तुम्हें थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए तो तुम वहाँ पे रह लो। लेकिन असद के हटने के बाद, असद के भागने के बाद, जब अल जबूली की सरकार आई और सीरिया में दोबारा एक गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता दिख रहा है। और वहाँ पर बात यह है कि कुर्दों का आप कहना है कि हमारा जो इलाका है जहाँ पर हमारी स्वायत्ता है वो हमें मिलनी चाहिए भैया, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जबेली की सरकार ने का प्रयास है कि नहीं, अब इस इलाके में तो हम लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सी अपनी एक कॉमन हम अंपायर लेके चलेंगे, कॉमन सरकार बनाएंगे, जिससे कि स्टेबिलिटी रही सीरिया में। तो रोजावा के आसपास का इलाका जहाँ पर सीरिया में आप देखो है कहानी ये कि अगर आप देखो ना बाउंड्री, ये सीरिया है, ऊपर टर्की दिख रहा है, इधर आपको इराक दिख रहा है। इन तीनों इलाकों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कुर्दिश जनसंख्या है। कुर्दिश असल में एक तरह का ट्राइबल ग्रुप है जो कि सुन्नी मुस्लिम्स ही है असल में, लेकिन इनको काफ़ी सालों से अपने देश की डिमांड ये कर रहे हैं। ये 3-3 देशों में बटे हुए हैं, कुछ तुर्की में, कुछ सीरिया में, कुछ इराक में। इनको इनके हक की बात पूरी नहीं होती, इनको अपना देश नहीं मिला। जब सीरिया में बहुत सारी सिविल वॉर चल रही थी और जब वहाँ पर एक समय तक असद थोड़े कमज़ोर भी थे और आईसिस बहुत सारा एक्टिव था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इजराइल, इराक एंड सीरिया, जो वहाँ पर इस्लामिक स्टेट आईसिस ने तबाही मचाई हुई थी आतंकवाद की। तो कुर्दों की फ़ौज यहाँ पर लड़ा करती थी आईसिस के साथ भी, और इनको हथियार वगैरह अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे। इस लड़ाई के बाद
यहाँ पर जो कुर्द से काफ़ी मजबूत हो गए, तो रोजावा के इलाकों में उन लोगों ने अपना खुद का कंट्रोल स्थापित कर लिया। और असद ने भी सोचा कौन इनसे लड़े भाई, तुम थोड़ी ठीक है इंडिपेंडेंस ले लो, वहाँ पर रह लो, ऑटोनॉमी में रह लो, सीरिया के पार्ट रहोगे पर ऑटोनमस रहोगे। यहाँ पर इनकी ऑटोनॉमी होने का इनको फायदा एक तरह से है कि भाई देखो यहाँ पर इनका कंट्रोल भी है, थोड़ा सा ऑटोनॉमी है, और दूसरा टर्की में बार बार ये जब चाहे तब हमले कर सकते हैं, क्योंकि टर्की में माइनॉरिटी सबसे बड़ी कौन सी है, कुर्दों की है, और वो कहते हैं टर्की हम पर बहुत सारे अत्याचार करता है, तो यहाँ से टर्की पर भी हमले किया करते हैं। तो टर्की चाहता था कि भाई किसी भी तरह ना रोजावा के आसपास जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है टूट जाए और ये कहीं के ना रहे। तो अब जब सीरिया के ऊपर नई सरकार का कंट्रोल आया है, नई फौज ने कंट्रोल किया, तो उसकी पूरी कोशिश है कि भाई रोजावा से जो इनकी ऑटोनॉमी है कुर्दिश लोगों की खत्म हो जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इस तरह आपको उभरता हुआ दिख रहा है। तो आपसे पूछा जाए रोजावा कहाँ का इलाका है, तो सीरिया का इलाका है, जहाँ पर टर्की और इराक के आसपास के इलाके में जहाँ कुर्दिश फोर्सेस के पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी, उनकी ऑटोनॉमी ध्वस्त करके उसको कंबाइंड सीरिया का पार्ट बनाने की कोशिश है, और यही वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। अगला मुद्दा आप देखिए जो लगातार न्यूज में है, विच इज अबाउट ईयू। ईयू के साथ आखिरकार हो चुकी है मदर ऑफ ऑल डील्स, सबसे बड़ी फ्री डील, मदर ऑफ ऑल डील, विच इज इंडिया ईयू एफटीए। अब इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएगा, कुछ टेक्निकल चीजें बाकी है, बस ये फाइनलाइज हो चुका है। तो जरा समझे भाई क्या है ये एफटीए, ईयू का मतलब क्या है, पहले ये समझो। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के देशों का समूह जो आपस में एक कॉमन मार्केट है, 27 देशों का कॉमन मार्केट एक तरह से कह सकते हो। तो वर्तमान में ईयू की जो शेप आप देख रहे हो उसमें ये सारे देश ईयू के मेंबर है। क्या यूके ईयू का मेंबर है? नहीं, निकल गया, पहले था। ये है ईयू, ठीक है। ईयू में अब घुसना हर कोई चाहता है, चाहे यूक्रेन हो, टर्की हो, लेकिन ये अभी तक इसके मेंबर नहीं है। तो ईयू के साथ 3 चीजें आप समझ लो। पहले एक है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताना शेंजन एरिया में कितने देश हैं? 3 हफ्ते पहले हमने पढ़ा है। दूसरा था यूरो जोन, यूरो जोन मतलब वो इलाका जहां पर कॉमन करेंसी चलती है, यूरो करेंसी। और तीसरा है शेंजन एरिया, वो इलाके जहां पर आप एक वीजा से, पासपोर्ट से एक वीजा से जा सकते हो। यूरो जोन, शेंजन जोन का एक ही वीजा लगता है, उसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो ईयू के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं कि कहानी क्या हुई भारत और ईयू की ट्रेड डील के बाद। भारत और ईयू काफी समय से एक ट्रेड डील चाहते थे, लगभग 20 साल से नेगोशिएशन हो रही थी, फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि ईयू के ना बहुत सारे क्वालिटी कंसर्न्स थे, प्लस इनका बार बार कहना था कि भाई हमें भारत की कुछ मार्केट का एक्सेस चाहिए, खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस हमें दे दो, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सेस हमें दे दो, हमारा सामान यहाँ पर बिक सके, हमारी शराब वगैरह यहाँ के बिक सके। और भारत को बदले में वो सर्विस सेक्टर का एक्सेस देने को तैयार नहीं थे, भारत पे टैक्स कम करने को कुछ चीज़ों में तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार ये एग्रीमेंट हो गया क्योंकि ट्रम्प साहब ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि ईयू और इंडिया और करीब आ गए। तो ये दोनों मार्केट अगर मिला दिया जाए तो लगभग $20 ट्रिलियन का जो यूरोपियन मार्केट है उसका एक्सेस अब इंडिया को मिलने की तैयारी हो सकती है। इससे भारत में कई जगहों पर फायदा होगा, और भारत और ईयू का व्यापार जो $100 बिलियन से भी ज्यादा है वो और कई मामलों में आगे जाएगा। तो क्या है वो देखते हैं जरा। मेरे पीछे कुछ कुत्तों ने आज तबाही मचा रखी है, पता नहीं क्या हुआ। एक एग्रीमेंट से भारत को 27 ईयू मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा जरा वो समझो। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पहली बात। इससे ये होगा कि हमारे जो कॉफ़ी है, चाय है, मसाले हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इनको पूरे यूरोपियन यूनियन का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस इतना ही नहीं, जो हमारे पोल्ट्री और डेयरी के सेक्टर है खुद के इंडिया वाले, उनको सेफ गार्ड किया हुआ है, उन पर अभी तक इनको एक्सेस नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, लेदर और फुटवेयर की इंडस्ट्री, जिस पर भारत को अभी तक 17% तक टैरिफ देना पड़ता था, अब वो 0% ड्यूटी से पहुंच पाएगा यूरोप। इसका मतलब भारत को यहाँ के 100 बिलियन का जो लेदर और फुटवेयर का मार्केट है वहाँ पर एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत का इलाका आगरा का हो, कानपुर का हो, रानीपेट का हो, कोल्हापुर का हो, इनको खूब फायदा होगा। जम के यहाँ से छोटे मोटे जो MSMEs हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने चमड़े के सामान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, फुटवेयर के सामान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इससे बिग एडवांटेज फॉर इंडिया। इतना ही नहीं, फार्मास्यूटिकल्स का वो एरिया जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भारत को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया जाएगा, जिससे भारत के पास 500 बिलियन से भी बड़ा जो ईयू का मार्केट है वो खुलेगा, जिससे भारत में जो गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र का जो इलाके एक्सपोर्ट है वहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इतना ही नहीं, जेम्स एंड ज्वेलरी में भी ट्रेड बास्केट बढ़ेगा, जहाँ $79 बिलियन का एक बड़ा मार्केट है, जिससे कि कई राज्यों को उसमें फ़ायदा होने वाला है।
इंजीनियरिंग सेक्टर में भी भारत को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें 2 ट्रिलियन वैल्यू की जो ईयू की मार्केट है इंजीनियरिंग सेक्टर की, उसमें भारत का बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट हो पाएगा। मरीन सेक्टर में जहाँ भारत को नुकसान हुआ था क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया, वहाँ पर अब इंडिया के जो मरीन गुड्स, श्रिम्प वगैरह जो अमेरिका नहीं जा पाते क्योंकि टैरिफ हाई हो गया है, महंगी हो गई इंडियन चीज़ें वहाँ, वो अब यूरोप की तरफ जाकर आराम के साथ एक्सपोर्ट हो पाएंगे, जिससे बहुत फ़ायदा होगा गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को। इसके अलावा केमिकल एक्सपोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतनी ही बड़े फायदे की बात है, जहां पर भारत के पास एक्सेस होगा एक बड़े क्षेत्र का, जिसमें भारत के सेमीकंडक्टर्स, लैपटॉप इंडस्ट्री, इन सबको आसानी के साथ फायदा मिलने वाला है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में जहां बांग्लादेश ने एक बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ था, वहां अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अभी तक जो इंडिया को टैरिफ में नुकसान हो रहा था, हमारे पास टैरिफ बहुत टैरिफ हमें देना पड़ता था, जिस वजह से हमारे जो टेक्सटाइल गुड्स थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते थे, कपड़े वगैरह। अब वहाँ भी छूट मिलेगी तो इंडियन एक्सपोर्ट्स वहाँ भी सस्ते हो जाएंगे, और हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के मुकाबले ट्रेडिशनली जो वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनको काउंटर कर पाएंगे। कुछ चीज़ों में हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। इससे हमारे कई सारे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको मदद मिलने वाली है। तो ईयू के साथ जो डील है, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन एक चीज़ और है, जब मैं ईयू की बात कर रहा हूँ तो ईयू को थोड़ा समझ लो। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, पहली बात, 27 देश इसके मेंबर हैं। देन देर इज यूरोजोन, और तीसरी चीज है शेंजन एरिया। यूरोजोन में कितने देश हैं? तो अभी 21 देश हैं जो यूरोजोन के मेंबर हैं, और शेंजन में आपकी 29 कंट्रीज हैं शेंजन के मेंबर है, यानी ईयू के 27 देश। इसमें से केवल 21 देशों ने ही यूरो करेंसी माना हुआ है। जो 6 देश हैं वो यूरो की करेंसी को फॉलो नहीं करते, अपनी खुद की करेंसी लेके चलते हैं। और शेंजन मतलब, शेंजन में क्या है, कुछ ईयू के देश हैं, जिसमें 25 देश ऐसे हैं जो ईयू के मेंबर्स हैं, जो कि शेंजन एरिया के मेंबर हैं, और प्लस 4 नॉन ईयू मेंबर्स हैं। यानी ये ऐसे देश हैं जो कि ईयू के मेंबर नहीं है, लेकिन ये लोग शेंजन एरिया के पार्ट हैं। यानी यूरोजोन 21 देश, ये लोग सब यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। 27 देश ये कॉमन मार्केट है, बाकी 21 वाले कॉमन मार्केट भी हैं, कॉमन करेंसी भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो 29 देश हैं शेंजन वाले, ये ऐसे देश हैं जिनमें जाने के लिए आपको एक वीज़ा चाहिए। उस एक वीज़ा से आप इन 29 देशों में घूम सकते हो। इसे कहते हैं शेंजन एरिया। तो शेंजन एरिया में ईयू के 25 देश हैं, और ईयू के जो बाहर के देश हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, 4 देश। वो 4 देश कौन से हैं, ज़रा इस मैप से देखने की कोशिश करो, आसानी के साथ आपको याद हो पाएगा। एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है लाइकनस्टीन, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है नॉर्वे। ये जो 4 नॉन ईयू कंट्रीज हैं, क्यों? क्योंकि इनका अपना खुद का एक यूनियन है, इसका नाम है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इन 4 देशों ने, आइसलैंड ने, नॉर्वे ने, स्विट्जरलैंड ने और लाइकनस्टीन ने, लोगों ने अपना अलग ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये ईयू के मेंबर नहीं है, अपना उनका अलग मार्केट है। लेकिन उन्होंने बोला भी जो तुम लोगों के देश में घूमने आएगा वो हमारे देश में घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो वो शेंजन के मेंबर हैं, लेकिन ईयू के मेंबर नहीं है। क्या हमारा अब ईयू के साथ FTA है? ईयू इंडिया FTA है? यस, बिल्कुल है। लेकिन ये 4 जो देश हैं जिसका मैंने नाम दिया EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंदर है आइसलैंड, नॉर्वे, लाइकनस्टीन और स्विट्जरलैंड, क्या इनके साथ भी हमारा FTA है? तो हाँ, इनके साथ भी हमारा FTA है। इनके साथ हमने बहुत पहले ही FTA कर लिया है, और यहाँ तक कि इन्होंने तो बोला है हम भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो EFTA के साथ जो हमारी FTA है, EFTA के साथ जो हमने FTA किया था उसका नाम था टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA कर रखा है, इन 4 के साथ भी FTA कर रखा है। तो हमारा संबंध इनके साथ पुराना चलता आ रहा है। तो एक बार जरा आप आते हैं दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको देखना है। एक कौन सा देश कोस्ट लाइन बाउंड्री अरेबियन सी के साथ नहीं लगती? क्लियरली अब आपको पता ही है, सऊदी अरेबिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो केवल तीसरी स्टेटमेंट सही है। रुपए कार्ड यूएई में एक्सेप्ट हो चुके हैं। यूएई के अलावा कई देशों के साथ और हमारा CPA है। यूएई अभी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, 3 नंबर या 4 नंबर पे रहता है आमतौर पे, टॉप पे तो नहीं ही है। अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इस बार भी। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो केवल 3 इज द राइट आंसर, विच इज B। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया इज द कंट्री डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन विद अरेबियन सी। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं ईयू के बारे में, तो ईयू में कितने मेंबर हैं? 27। ईयू मतलब इट्स अ कॉमन मार्केट। जैसे भारत में, भारत के अंदर एक कॉमन मार्केट है, बिहार आप जाना हो, चाहे यूपी जाना हो, चाहे झारखंड जाना हो, सारा एक ही मार्केट का पार्ट है। उसी प्रकार से ईयू के 27 देश एक ही मार्केट में गिने जाते हैं। लेकिन क्या इन सभी देशों में सेम करेंसी फॉलो होती है? नहीं। इनमें से केवल 21 देश ऐसे हैं जो कॉमन करेंसी यूज करते हैं, यूरो, उसे कहते हैं यूरोजोन। उसके बाद बारी आती है शेंजन एरिया की। यहाँ पर 29 देश हैं, जिनमें से 25 ईयू के मेंबर हैं और प्लस 4 EFTA वाले नॉन ईयू मेंबर्स भी इसके पार्ट हैं।
जो EFTA जिस ग्रुप का पार्ट है, ये लोग सारे शेंजन एरिया के पार्ट है। तो ये हमने समझा इस चीज़ के बारे में। आई होप आपको चीज़ें याद हो गई हैं। कोई डाउट हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन के लिए इतना ही। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है रोजावो का रीजन, क्यों इसकी रेलेवेंस है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए उलियास और आगे मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हेल्प चाहिए तो। बाकी आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पारस जहाँ 123 ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा आपका सेशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।